पिछले लेक्चर में हमने आपको आयोनिक बॉन्डिंग, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, एक्सपोनेंट, इन सब के बारे में हम सब खत्म कर चुके हैं उस टॉपिक को। और पहले लेक्चर में अगर आपने सुना हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं ये 5 तरह की होती है। आयोनिक बॉन्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, वैन डर वाल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वैसे तो सारा थियोरेटिकल है, आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कुछ इसमें समझने वाली भी कोई बात नहीं है। पर क्या होता है कि जो छोटे छोटे से 1 नंबर के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो उसके लिए आपको इन चीजों को पढ़ना या समझ में आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर देती हूँ आज के लेक्चर में इन सब के बारे में। कोवेलेंट बॉन्डिंग, इस बॉन्डिंग में क्या होता है कि जैसे आयोनिक बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होते थे और आयोनिक क्रिस्टल हमारा बनता था इस तरीके से। कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता। इस बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे में आयोनिक क्रिस्टल के समान ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेबर एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इस प्रकार के बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो आपका एटम है, एटम के इनकम्प्लीट आउटर शेल है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो इनकम्प्लीट आउटर शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? जो नेबर एटम है, नेबर एटम में इसमें किस तरीके से आपका फॉर्म हुआ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट आउटर शेल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर द्वारा ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो एंटी पैरेलल होती है। स्पिन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन सच इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स आर एंटी पैरेलल। क्रिस्टल जो कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्म होते हैं वो कोवेलेंट क्रिस्टल कहलाते हैं। जनरली पीरियोडिक टेबल 3rd, 4th एंड 5th ग्रुप में इस तरह के बॉन्डिंग वाले आपको एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे डायमंड है, तो डायमंड के क्रिस्टल में क्या होता है कि हर कार्बन परमाणु के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग अपने पास के 4 एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। जैसे आप ये देखिए, CH4 लें, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है आपका, तो ये कार्बन में ये इसके 4 इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में 1 है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो ये कार्बन का ये हर एटम अपने पास के हाइड्रोजन एटम से शेयरिंग करके क्या बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो जो CH4 में आपने क्या देखा, CH4 आपका कैसे बना, बाउंडेड बाय द शेयरिंग ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन फॉर द 4 हाइड्रोजन एटम विद अ सिंगल कार्बन एटम। C का 1 है, 2, 3, 4 हाइड्रोजन एटम है इसके चारों तरफ, दोनों के पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर दी। तो ये आपका क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कोवेलेंट क्रिस्टल के? इसकी फिजिकल स्टेट, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोवेलेंट कंपाउंड गैसियस और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर, प्रेशर पर ये गैसियस और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। पर 4th ग्रुप वाले कोवेलेंट एलिमेंट के क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्योंकि पहले हमने ये बताया था कि किस किस ग्रुप के एलिमेंट में है, तो बाकी सब में तो इनकी फिजिकल स्टेट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसियस और लिक्विड ही होती है। परंतु जो 4th ग्रुप वाले कोवेलेंट एलिमेंट के क्रिस्टल हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है। कोहेसिव एनर्जी,
इनमें दो तरीके से हम देखेंगे, एक तो वो क्रिस्टल जिसमें मॉलिक्यूल स्मॉल है और एक वो क्रिस्टल जिसमें मॉलिक्यूल्स लार्ज है। तो जिनमें मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं उनमें कोहेसिव एनर्जी लो होती है, वो सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। पर वो एटम या मॉलिक्यूल जिनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है या जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और वो अगर वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं तो लो कोहेसिव एनर्जी है, लार्ज है तो हाई कोहेसिव एनर्जी है। हार्ड होंगे, ब्रिटल मटेरियल होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये इसकी कोहेसिव एनर्जी का है। स्पिन पहले ही बताया था, एंटी पैरेलल होती है। स्पिन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड इज एंटी पैरेलल। पोलर नेचर स्ट्रांगली डायरेक्शनल होते हैं, देशिक होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कोवेलेंट क्रिस्टल की है वो वेरी करती है वाइड रेंज में। कुछ इंसुलेटर होते हैं डायमंड की तरह, कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, और कुछ गुड कंडक्टर होते हैं जैसे कि ग्रेफाइट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ये ओपेक होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, ऑल द कोवेलेंट क्रिस्टल जो हो है वो डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या टेट्रावेलेंट एलिमेंट हैं वो सारे कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं और उनसे जो क्रिस्टल बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल कहलाते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। अब आप लेते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग में आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग से जो बनेंगे क्रिस्टल वो मेटेलिक क्रिस्टल कहलाएंगे। मेटेलिक क्रिस्टल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, टाइटली नहीं होते, लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए वो फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम द कंडक्टर। और ये क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है तो नेचुरली वो क्या कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से रिलेटेड नहीं होते, परंतु ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो आपकी मेटल है, मेटल के लैटिस में स्थित पॉजिटिव आयन से, कौन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक क्रिस्टल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के जो लैटिस है, जो जालक है, उसमें जो पॉजिटिव आयन है उसके साथ अट्रैक्टिव इंटरैक्शन कर वीक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जो कि आपका मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। मेटेलिक बॉन्ड, चूंकि मेटल के लैटिस के अंदर जो पॉजिटिव आयन है उनके साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो वैलेंट इलेक्ट्रॉन जो मेटेलिक क्रिस्टल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो जो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं है, लूजली बाउंड है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के लैटिस में जो पॉजिटिव आयन है उससे अट्रैक्टिव इंटरैक्शन कर वीक बॉन्ड फॉर्म करते हैं और वो क्या कहलाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहलाते हैं। फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक, कोहेसिव एनर्जी जो मेटल क्रिस्टल की है वो कोवेलेंट से कम होती है। कंडक्टिविटी, इनकी हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेचुरली अगर फ्री आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि वो इजीली कंडक्टर में मूव कर सकता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होगी। मेटेलिक प्रॉपर्टी, वीक बॉन्ड क्रिस्टल में होता है, ये वीक बॉन्ड है, इसके कारण इसमें वर्धनीयता, चमक, इलास्टिसिटी सारे गुण पाए जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ऑप्टिकली ओपेक होते हैं एंड हाई रिफ्लेक्टिव होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये हाईली रिफ्लेक्टिव क्यों होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि जो मेटेलिक क्रिस्टल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है, इसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस रहती है। इस प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसका फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जितने भी मेटल्स हैं वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपकी होगी मेटेलिक बॉन्डिंग। अब हमारी आती है वैन डेर वाल बॉन्डिंग, जिसको हम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग भी कहते हैं। आयनिक बॉन्डिंग हो गई आपकी, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, मेटेलिक बॉन्डिंग हो गई। इन सब के द्वारा हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस किसी भी स्टेट में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। परंतु कुछ गैस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक बॉन्डिंग द्वारा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इन केसेस के लिए मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग आती है। अब मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग किसके कारण से अराइज होती है? ड्यू टू डाइपोलर फोर्सेस। तो जो आपके वैन डेर वाल फोर्सेस हैं बिटवीन द एटम्स, वो किसके कारण है? डाइपोलर फोर्सेस के कारण। और इससे आपका एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्रिस्टल, तो ये जो वैन डेर वाल फोर्सेस हैं ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स द्वारा पोलराइज्ड अणु के बीच में लगते हैं। तो आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक बॉन्डिंग के द्वारा हम सॉलिड, लिक्विड, गैसियस किसी भी स्टेज में क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। परंतु कुछ गैस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए ये वाली बॉन्डिंग आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक बॉन्डिंग द्वारा हम इनको नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम लेते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। और वैन डेर वाल फोर्सेस जो है बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्रिस्टल, ये जितने भी वैन डेर वाल फोर्सेस हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स द्वारा जो ध्रुवित अणु हैं उनके बीच में लगते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। कोएसिव एनर्जी, स्मॉल कोएसिव एनर्जी है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंटिंग है। इसके कारण से नॉर्मल टेम्परेचर पर और ये सारे गैसियस स्टेट में होते हैं। All are gaseous state due to low melting and boiling point. Conductivity, electrically and thermal insulator होते हैं सारे। Optical activity में क्या है? Usually transparent है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब ये आपके वेरी शॉर्ट अल्ट्रावायलेट तक चले जाते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, हाईली कंप्रेसिबल है। हीलियम, नियॉन, जियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सब इसके एग्जाम्पल है वैन डेर वाल क्रिस्टल के। अब ये जितनी भी बॉन्डिंग थी हमने आपको बता दिया, इसके बारे में ब्रीफ कर दिया और आप देख सकते हैं और नोट्स में भी मैं आपको इसको दे दूंगी। आपकी आयनिक बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, आपकी मेटालिक बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, आपकी कोवैलेंट बॉन्डिंग, वैन डेर वाल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा ब्रीफ आज मैं आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर का दे देती हूँ, बाकी पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर नेक्स्ट टर्म से अपन पढ़ेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पदार्थ की सॉलिड स्टेज की पहचान कैसे होती है? उसकी हार्डनेस, उसकी रिजिडिटी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी से। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट किससे होता है? उसकी हार्डनेस से, उसकी रिजिडिटी से, उसकी कंप्रेसिबिलिटी से, उसकी कठोरता से, उसकी दृढ़ता से और उसकी संपीड़ितता से आदि से हो सकता है। तो ये आपके पास आ गया इनकम्प्रेसिबिलिटी। ये आपका क्या है? इनकम्प्रेसिबिलिटी। और इसको आप क्या बोलते हैं? असंपीड्यता, इनकम्प्रेसिबिलिटी से। तो किसी भी सॉलिड की पहचान इनसे होती है आपकी, उसकी हार्डनेस, उसकी रिजिडिटी और उसकी इनकम्प्रेसिबिलिटी से होती है। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड स्टेट में जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, जो आपके अवयवी कण हैं, अवयवी कण कौन से होते हैं? आपका एटम, आपका आयन, मॉलिक्यूल, परमाणु, आयन और अणु, जो निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बताया मैंने? कि सॉलिड स्टेट में जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, जो निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। In solids, elementary particles, atoms, ions and molecules is closest to the position of the distance and form condensed structure
एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म। दो तरह के होते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस मीन अक्रिस्टलीय सॉलिड्स, ग्लास, प्लास्टिक, रबर्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। एमॉर्फस का मतलब क्या है? डू नॉट हैव एनी डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री। डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती है इसकी, कहने का मतलब ये है कोई निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती है। ये क्या कहलाते हैं? ऐसे सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। डू नॉट हैव एनी रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट। जैसे आपका ये वाला है, ये आपका एमॉर्फस सॉलिड है, इसमें कोई आप इसका अरेंजमेंट देखिए कि कोई भी आपका इसका डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। कोई पीरियोडिक मतलब कोई भी चीज एक निश्चित टाइम से रिपीट नहीं हो रही है, कहीं भी कोई भी चीज है आपकी, तो ये आप सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। दूसरा आपका क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ये वाला। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, डायमंड है, सल्फर है। एमॉर्फस में क्या है? डू नॉट हैव एनी डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री। इसमें क्या है? डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री होती है, यानी कि हैव ए रेगुलर एंड पीरियोडिक, डेफिनेट रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। अब आप देखिए बिल्कुल पीरियोडिकली ये सारे के सारे अरेंज्ड हैं, एक टाइम से, जैसे जितने टाइम से रिपीट होना है उतने ही टाइम से ये सारे रिपीट हो रहे हैं। एक आपकी इसकी एक रेगुलर ज्योमेट्री है, पर इसमें आपकी एक डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। तो ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और ये आपका एमॉर्फस सॉलिड है। तो किसी भी सॉलिड का एलिमेंट्री पार्टिकल फिर क्या है आपके? एटम, मॉलिक्यूल या आयन का वह 3 डायमेंशन पीरियोडिक अरे है क्रिस्टल एलिमेंट, जिसकी सदृश संरचना के यूनिट की स्पेस में रेगुलर फॉर्म में रिपीट करने पर लैटिस बनता है। तो रेगुलर फॉर्म में रिपीट करने पर क्या बनता है? लैटिस बनता है। इन क्रिस्टल की ज्योमेट्रिकल शेप को सिंगल पीरियोडिक लैटिस की फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। इसकी ज्योमेट्रिकल शेप को हम सिंगल, किसी भी क्रिस्टल की जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसको सिंगल पीरियोडिक लैटिस की फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं। और किसी भी क्रिस्टल का लैटिस उन पॉइंट्स का पीरियोडिक अरे होता है जिस पर क्रिस्टल के एलिमेंट्री पार्टिकल, एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स, जिन्हें बेसिस कहते हैं, संलग्न करने पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो बेसिस हैं आपके, ये आपके क्या हैं? ये तो आप देखिए, ये तो क्या है? ये आपने जो बनाए हैं ये स्पेस लैटिस है। ये क्या है आपके? स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस आपके रेगुलर फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपका स्पेस लैटिस बन गया ये पूरा। और इसकी ज्योमेट्रिकल, किसी भी क्रिस्टल की ज्योमेट्रिकल शेप को सिंगल पीरियोडिक लैटिस की फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं। अब किसी भी क्रिस्टल का लैटिस, ये आपका किसी भी क्रिस्टल का लैटिस है, उन पॉइंट्स का पीरियोडिक अरे होता है जिन पर क्रिस्टल के एलिमेंट्री पार्टिकल्स, आपके एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल, रेडिकल्स, जिन्हें बेसिस कहते हैं, तो ये आपके ये बेसिस है और इस पर ये लैटिस है, तो ये इस पे क्या हो गया? अटैच हो गया। तो ये आपका क्या बन गया? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो लैटिस प्लस बेसिस आपका मिलके क्या बना? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये जो बेसिस हैं आपके, ईच बेसिस इज आइडेंटिकल इन कंपोजिशन, ओरिएंटेशन एंड अरेंजमेंट। ये जो भी बेसिस हैं आपके, ये आइडेंटिकल है कंपोजिशन में, अरेंजमेंट में, ओरिएंटेशन में, दूसरे बेसिस के साथ में। तो आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना, ये कब बना? व्हेन अ बेसिस ऑफ एटम, ये आपका बेसिस है, बेसिस ऑफ एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स इज अटैच्ड आइडेंटिकली टू ईच लैटिस पॉइंट। तो ये आपके लैटिस हैं, तो ये आपका मिलकर क्या बन गया? क्रिस्टल बन गया। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली क्रिस्टल है क्या? लैटिस प्लस बेसिस। और बेसिस आपके क्या है? ये आपके बेसिस है,
ये बेसिस आइडेंटिकल है दूसरे बेसिस के साथ में, कंपोजिशन, अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन सब में एक दूसरे के ये आइडेंटिकल है। और इस पर जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका कब फॉर्म हुआ, जब इन बेसिस पर, बेसिस आपका क्या है, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, रेडिकल इज अटैच्ड आइडेंटिकली टू ईच लैटिस पॉइंट। तो ये आपका क्या बन गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट टर्न में हम आगे ये जितने भी आपके एटॉमिक फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन और मिलर इंडिसेस, हेक्सागोनल, क्यूबॉइड, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।